जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर विलास जोशी जी की लिखी हुई एक पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी। मैं ऑफिस से लौट रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल ऑन किया। उधर से किसी ने बताया कि अरुणा, तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। यह सुनते ही मैं सोच में पड़ गई थी कि अब क्या करूं, क्योंकि ऑफिस में ऑडिट पार्टी आई हुई थी। जब ऑडिट चल रहा होता है तब साहब लोग छुट्टी देने से कतराते हैं। मैंने तत्काल साहब को फ़ोन लगाया और मेरे ससुर जी के अवसान की सूचना दी। घर आकर तत्काल मैंने अपना रेल टिकट बुक किया और जल्दी से सूटकेस तैयार किया और रेलवे स्टेशन पहुंची। इंदौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। मैं दौड़कर S7 कंपार्टमेंट में घुसते ही गाड़ी चल पड़ी। सीट पर बैठते ही यादों की नदी दिल की जमीन पर बहने लगी। ससुर जी का चेहरा रह रहकर याद आ रहा था। सच कहूँ तो मेरा दिल यह मानने को कतई तैयार ही नहीं था कि ससुर जी नहीं रहे। गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ने लगी वैसे वैसे मुझे अपने जीवन का एक एक घटनाक्रम याद आने लगा जो उनके साथ जुड़ा हुआ था। मुझे आज भी याद है, मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। तब मैंने पहली बार ससुर जी के पैर छुए थे। तब उन्होंने कहा था, एक बात हमेशा याद रखना कि इस घर को अपना मायका कभी मत समझना। हाँ, हमेशा यही याद रखना कि यह तुम्हारा ससुराल है। मैं उनके यह कठोर वचन सुनकर दंग भी हुई और डर भी गई थी। दरअसल मेरे पति मिलिट्री में थे। शादी के लिए 1 माह की छुट्टी लेकर आए थे। शादी के तत्काल बाद हनीमून के लिए गए और वहाँ से लौटने के बाद महाबलेश्वर पुणे गए। इस घूमने फिरने के दौरान ही दिन कैसे कट गए यह हमें पता ही नहीं चला। उनकी छुट्टियां खत्म हो गई और वे फिर कश्मीर चले गए। जब एक दिन हम महाबलेश्वर के सनसेट पॉइंट पर बैठे थे तब बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि अपनी ड्यूटी के तहत सीमा पर रहने के दौरान हमें पूरी तरह चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि सीमा पार से हमारी सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ की संभावना हमेशा बनी रहती है कि सीमा पार के दुश्मन के सैनिक कभी भी सीज फायर तोड़कर गोलीबारी करते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना पड़ता है। हमारी छोटी सी गलती या भूल हमारे लिए जान का खतरा बन सकती है। जब उनकी यह बात पूरी हुई नहीं कि मैंने सवाल किया, आप मुझे कश्मीर घुमाने कब ले जाएंगे? तब तत्काल जवाब देते हुए वे भी बोले, अगली बार जब इंदौर आऊँगा तब तुम्हें अपने साथ लेकर जरूर जाऊँगा। उनके कश्मीर पहुंचने का फ़ोन आया और उसके अगले ही दिन सुबह 5 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मेरे ससुर जी ने ही फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं कर्नल सिन्हा बोल रहा हूँ। मुझे यह खबर देते हुए दुख हो रहा है कि कल रात को आतंकवादियों ने हमारी सेना पर आक्रमण कर दिया और उसके साथ बढ़ते हुए आपके बेटे अमित शहीद हो गए। उधर से टेलीफोन बंद हुआ और इधर मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने नपे तुले से शब्दों में मुझे मेरे पति के शहीद होने का समाचार सुनाया। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि उनको अपने बेटे के शहीद होने का गम है भी या नहीं। कोई अपने सौतेले बेटे की मौत पर भी इतना सख्त नहीं बना रहता। कोई पिता इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, यह सोचकर मैं हैरत में थी। अमित के निधन के 1 महीने बाद मेरे माता पिता पैर छुड़ाने की रस्म अदा करने के लिए मेरे ससुराल आए। जब मेरे पिताजी ने ससुर जी को भी हमारे साथ चलने के लिए निवेदन किया तो वो बोले, तुम अरुणा को अपने साथ ले जाकर अपनी रस्म अदायगी करो।
मैं इन ढकोसलों को नहीं मानता। पापाजी उनका जवाब सुनकर स्तब्ध रह गए। करीब 10 दिन मायके में होने के बाद में पुनः मैं अपने ससुराल आ गई। कुछ दिन तक ससुर जी ने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं किसी कोने में बैठकर दिन दिन भर रोती रहती थी, लेकिन उन्होंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल उसी तरह चालू कर दिया जैसे वो पहले किया करते थे। मैं कोने में बैठी बैठी सोचती रहती, कैसे पिता हैं जिनके चेहरे पर अपने बेटे के मरने का गम तक नज़र नहीं आता। एक दिन जब हम साथ बैठे थे तब मैंने ही उनसे पूछा, बाबूजी क्या आपको अमित की याद नहीं आती? मैं तो उनके गम को अपने हृदय से अलग नहीं कर पा रही हूँ। तब उन्होंने अपनी आँखों से मेरी तरफ देखा और बोले, जिस दिन उसने मिलिट्री ज्वाइन की थी उसी दिन से मैंने अपना हृदय कठोर कर लिया था। मैं जानता था कि यह खबर एक ना एक दिन तो मुझे सुनने को मिल ही सकती है। जो देश के लिए शहीद हो गया है उसका गम क्यों करें? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश के काम आ गया। उनके कठोर वचन सुनकर मैं दंग रह गई। कुछ दिन और बीते। मैं अक्सर उदास ही बैठी रहती थी। एक दिन वो मेरे कमरे में आए और बोले, यह क्या, तुम दिन दिन भर बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी रहती हो। अमित की मौत हुई है या तुम्हारी? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबूजी आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरा इतना कहना हुआ ही था कि वे बोले, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता? अरे नादान, मैंने भी अपने ज़माने में अपनी जीवन संगिनी को खोया है। तब अमित केवल 5 बरस का था और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता हूँ। यदि तुमने तुम्हारा सुहाग खोया है तो मैंने भी अपना एकमात्र सहारा खोया है। बाबूजी मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं भ्रम जाल में फंसी हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मेरी बात उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुनी और फिर अपनी विशिष्ट शैली में भी बोले, तुम इस गम को अपने दूर से हटाओगी तब तो कुछ अपने बारे में सोचोगी ना। कुछ दिनों बाद एक दिन ससुर जी मेरे पास आए और बोले, बेटी अब आज से तुम अपनी जिम्मेदारी भरी जिंदगी शुरू करो। फिर उन्होंने मुझे गैस की बुकिंग कैसे करते हैं यह बताया। कुछ दिनों बाद मुझे बैंक ले गए और वहाँ के काम समझाए। फिर एटीएम ले गए और पैसे कैसे निकालते हैं या टेलीफोन और बिजली का बिल भरना भी उन्होंने मुझे सिखाया। यह सब काम मैं सीख गई और घर के काम निपटाने के बाद जब मैं अकेली रहती तब उदास हो जाती थी। एक दिन बाबूजी ने बुलाया और कहा, देखो अब बहुत हो गया तुम्हारा उदास चेहरा देखकर, बहुत परेशानी होती है। बेहतर यही होगा कि तुम फिर अपने मायके चली जाओ या इस घर के अलावा कहीं और रहने चली जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का फ्लैट देखता हूँ या तुम खुद अपने लिए मकान या फ्लैट देख लो। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं अकेली कैसे रह पाऊँगी, तो वो बोले, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे तुम्हें ही हल करना है। दिन प्रतिदिन उनका कठोर होता हुआ रुख देखकर मैंने तय किया कि वास्तव में अब रोने मात्र से काम नहीं चलेगा। फिर एक दिन दोपहर को मैं अपने लिए किराए का फ्लैट देखने के लिए घर से निकल पड़ी। अमित के मित्र रामचंदानी की मदद से मैंने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वहाँ रहने भी चली गई। अब मैं यहाँ अकेली थी। फिर घर और बाहर का सारा कामकाज आज मुझे ही करना पड़ता था। अमित की पेंशन हर माह मिल रही थी, इसलिए कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी। शाम को समय मिलता तब मैं बालकनी में जाकर बैठ जाती और रास्ते में गुजरने वाले राहगीरों को निहारती रहती थी। इस प्रकार मेरी शामें गुजरने लगी, लेकिन दोपहर में घर में बोर हो जाती थी।
तो मैंने कंप्यूटर सीखने के लिए एक क्लास ज्वाइन कर ली। 3 माह में मैंने ऑफिस अकाउंटिंग टैली भी सीख लिया। एक दिन शाम को मैं टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देख रही थी। तभी मुझसे मिलने मिसेज रामचंदानी आ गई। मैंने उनके लिए चाय बनाई। चाय की चुस्कियां लेते हुए वो बोली, अरुणा, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट खाली है। यदि तुम ट्राई करो तो यह पोस्ट मिल सकती है तुम्हें। जॉब मिल गया तो तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और नए लोगों से मेलजोल भी बढ़ने लगेगा। लेकिन मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। मैं बेसाख्ता ही बोल पड़ी, देखो अरुणा, अनुभव तो काम करने के बाद ही आता है। मुझे भी उनकी बात अच्छी लगी और मैंने अगले ही दिन नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दी। करीब 1 सप्ताह बाद मुझे साक्षात्कार की सूचना मिली। मैंने बहुत गंभीरता से साक्षात्कार की तैयारी की। अगली शाम होने से पहले रामचंदानी ने घर आकर मेरे चयन की बात बताई और उसके अगले ही दिन मुझे नियुक्ति पत्र भी मिल गया। मैं तो यूं ही खाली ही थी। मैंने दूसरे ही दिन से नौकरी ज्वाइन कर ली। अब मेरे पास जॉब था और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। एक शाम समाप्त हुई तो मैंने पाया कि ससुर जी के घर से सारा सामान शिफ्ट करने के दौरान गलती से उनसे लॉकर की चाबी मेरे सामान के साथ आ गई है। शाम को ऑफिस से मैं सीधा ससुर जी के यहाँ पहुँची। उस समय वे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में व्यस्त थे। मुझे देखते ही बोले, बैठ जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या तुम लॉकर की चाबी लौटाने आई हो? उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे पता चला कि मैं लॉकर की चाबी देने आई हूँ। मेरा आश्चर्य से भरा चेहरा देखकर वे भी बोले, बेटी, मैंने जानबूझकर ही लॉकर की चाबी तुम्हारे सामान में रख दी थी। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम चाबी अपने पास रखती हो या मुझे वापस करती हो। मैंने टी टेबल पर लॉकर की चाबी रखी और उनको अभिवादन कर लौटने लगी। तुम नौकरी करने लगी हो, तुम्हारी अपनी ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत पटती है, क्या इरादा है? मैंने उनसे कहा, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और वे मेरे अधिकारी हैं, इसलिए कई बार मुझे उनके केबिन में जाना पड़ता है। अब इसे लोग किस नज़र से देखते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मैं नहीं पालती फालतू। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने गर्दन नीची कर ली। मैंने उनके चरण छुए और फिर घर चली आई। लेकिन ससुर जी की यह बात मेरे कानों में बार बार टकराती रही कि सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारे अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत पटती है, क्या इरादा है? यह बात मुझे यहाँ से नौकरी नहीं करने देगी। रविवार को मैं साहब के बंगले पर उनसे मिलने गई। उन्होंने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं अपना तबादला भोपाल करवाना चाहती हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ PRO का पद रस्तोगी जी के सेवानिवृत्त होने से खाली है। यदि आप मेरा तबादला वहाँ करा सके तो मैं आपकी आजीवन आभारी रहूँगी। मैंने विनम्रतापूर्वक अपनी बात उनके सामने रखी। लेकिन आप तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, क्या आप PRO काम संभाल सकेंगी? सर, मुझे लगता है कि मैं किसी भी पद पर काम करने के लिए समर्थ हूँ। कल ऑफिस में आप तबादले के लिए आवेदन मेरे पास पहुँचा दीजिएगा। उनके इतना कहते ही मैंने उनका अभिवादन किया और घर लौट आई। अगले दिन मैंने अपना आवेदन पत्र GM साहब के केबिन में पहुंचा दिया। करीब 1 माह बाद मुख्यालय से मेरा तबादला भोपाल होने का आदेश आ गया। मैंने अपना तबादला भोपाल करवा लिया। यह जानकर मिसेस रामचंदानी सहित ऑफिस के सभी साथी आश्चर्यचकित थे।
अगले दिन ऑफिस में मेरा विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के बाद मैं सीधा ससुर जी से मिलने उनके यहाँ गई। मुझे देखते ही वह बोले, अरे बहू, तुमने अपना तबादला भोपाल करवा लिया है। उनकी यह बात सुनकर मैं फिर आश्चर्यचकित रह गई कि मेरा तबादला करवाने की खबर उनको कैसे मिल गई। उन्होंने नौकर से कहकर मेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाया और बोले, अरुणा, भोपाल पहुंचने के बाद तुम्हारे घर का पता मुझे तत्काल भिजवा देना। देखो अरुणा, इसमें देर मत करना। भोपाल आने के 2 दिन बाद ही ऑफिस के एक कलीग की सहायता से मैंने एक मकान किराए पर लिया और नए पते की जानकारी ससुर जी को भेज दी। मुझे भोपाल आए केवल 3 महीने ही हुए थे और आज ऑफिस से घर पहुंचने के दौरान यह सूचना मिली कि ससुर जी नहीं रहे। यह संपूर्ण घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने से एक फिल्म की तरह गुजर गया। गाड़ी स्टेशन दर स्टेशन आगे बढ़ते हुए इंदौर पर आकर रुकी और मैं गाड़ी से उतरी और ऑटो करके ससुर जी के घर पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले ही इनकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी हो गई थी। मैंने अंतिम बार उनका चेहरा देखा और उनके चरण स्पर्श किए। अभी वो एक मिसाल के रूप में मेरे सामने थे। अभी भी उन्हें देखकर लग रहा था मानो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उनका आग्नेय स्वभाव उनके चेहरे पर अभी भी वैसा ही नज़र आ रहा था। उनके भाई के लड़कों ने अर्थी को कंधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। अगले दिन मुझे मेरे चचेरे देवर ने एक फाइल सौंपी। मैंने एक एक कर उसके कागज़ पलटना शुरू किए। ससुर जी ने मेरे नाम विरासत लिखी थी, जिसमें सारी संपत्ति और पैसे मेरे नाम लिखे थे। वसीयतनामा के बाद अंत में एक चिट्ठी थी जो उन्होंने मेरे नाम लिखी थी, जिसमें लिखा था, प्रिय बेटी अरुणा, आशीर्वाद। यह पत्र तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। तुम मेरा स्वभाव देखकर आश्चर्यचकित थी और आजीवन आश्चर्यचकित ही रहोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने घर से निकलने के लिए विवश कर दिया ताकि तुम अपने कमरे के कोने से बाहर निकलकर दुनियादारी को समझ सको। मिसेज रामचंदानी को बुलाकर मैंने ही उन्हें तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करो। दरअसल मैंने मिसेज रामचंदानी से जानकारी लेकर एक तुम्हारे मैनेजर के साथ ज़्यादा घुलने मिलने का आरोप लगाया था बेटी, पर मैं चाहता था कि तुम यथा समय अपने लिए एक योग्य जीवन साथी तलाश लो। इसके लिए मुझे तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर उपयुक्त भी लगा, लेकिन मेरी इस बात का जवाब तुमने अपना तबादला भोपाल करवाने के रूप में मुझे दिया। बेटी, जमाने के बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। वैसे भी अकेली स्त्री का जीना आजकल बहुत दुश्वार हो गया है। समय रहते यदि तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो शादी अवश्य कर लेना बेटी। जो मर गया उसके साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। मुझे चिंता यही थी कि यदि तुम्हें इस कदर निराश जिंदगी व्यतीत करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितना भी पैसा धन दौलत हो तो भी जीवन की खुशियाँ सिर्फ रुपए पैसे से तो नहीं मिलती। इसलिए मैं भी अपना तन मन धन सामाजिक कामों के लिए लगाता रहा। बेटी, मानव होने का अर्थ है समाज में रहना, जबकि तुमने अपने आप को एक कमरे के एक कोने भर में कैद कर लिया था। अब मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी हूँ कि तुमने ज़िंदगी को फिर से जीना सीख लिया है, और मैं यही चाहता था। अब जो कुछ तुम्हारा है वह इस वसीयतनामे के जरिए तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हारा ससुर नहीं बल्कि तुम्हारा बाबूजी। इनकी चिट्ठी पढ़कर मैं मन ही मन बहुत परेशान हुई और लगा कि काश अपने ससुर जी की विचार शक्ति को पहले जान पाती तो उनके बारे में वह सब कुछ नहीं सोचती जो अकेलेपन में बैठे बैठे सोचती रहती थी। उनके पत्र में लिखी इस बात की मैं समय रहते किसी जीवन साथी को पसंद कर लो, इस पर भी मैं विचार कर रही हूँ।
उपयुक्त साथी मिलने पर मैं उनकी इस बात पर भी ज़रूर अमल करूँगी और अमित की यादें और उनके साथ बिताए गए लम्हे तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे ही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डॉक्टर विलास जोशी जी की लिखी हुई कहानी? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।